प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। पाकिस्तान के आसान दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमले की घटना सामने आई है। बलूचिस्तान पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि पुलिस स्टेशन पर किए गए इस हमले में बुधवार को एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हमला बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में नसीराबाद पुलिस स्टेशन पर हुआ। उन्होंने बताया कि लगभग 20 आतंकवादियों ने सुबह सुबह अचानक ही हमला कर दिया। जिला पुलिस अधिकारी मोहम्मद बलूच ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल एस्सा और हसन ने पहले हमलावरों को घेरने की कोशिश की, लेकिन एस्सा को उन लोगों ने मार दिया। वहीं हसन को अपने कब्जे में कर लिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने दोनों पुलिसकर्मियों के हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। मोहम्मद बलूच ने बताया कि हमले में मारे गए अन्य लोगों में 4 मजदूर थे जो आतंकवादियों के हमले से डर से पुलिस स्टेशन में रात बिताने आए थे। दरअसल बंदूकधारियों ने 14 अक्टूबर को तुर्बत के सैटेलाइट टाउन में एक हमले में 6 श्रमिकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने प्रांत के बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं को सुरक्षा स्थिति में सुधार होने तक रात के दौरान पुलिस स्टेशन पर रहने के लिए कहा था। बता दें कि अब तक किसी भी समूह ने पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति बलूचिस्तान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अली मर्दन खान टोमकी ने खेद जताया। उन्होंने इसे निर्दलीय और असहनीय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी धर्म आतंकवाद की इजाज़त नहीं देता। मजदूरों की हत्या एक दुखद घटना है, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से अशांत है। वहाँ समय समय पर ऐसे हिंसक हमलों की खबरें आती रही हैं। बलूच विद्रोही समूह ने पहले भी क्षेत्र में 60 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। बलूच चरमपंथियों का आरोप है कि भारी लोग, खासकर पंजाब से आने वाले लोग, वहां आकर स्थानीय नौकरियां और संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें निशाना बनाते हैं। आइए अमेरिका के बारे में बात करें। अमेरिका ने एक नया परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार नया बम जापान के हिरोशिमा बम पर गिराए बम से 24 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंटागन ने नए बम की मंजूरी और फंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया बम B61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का आधुनिक संस्करण होगा, जिसे B61-13 नाम दिया गया है। अमेरिका की अंतरिक्ष रक्षा नीति के उप सचिव जॉन प्लम ने बयान में कहा कि बदलते सुरक्षा माहौल और विरोधियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज की घोषणा की गई है। अमेरिका के पास जिम्मेदारी है कि हम हालात की समीक्षा करते रहें और संभावित खतरे को रोकें, और अगर जरूरत पड़े तो जवाबी कार्रवाई से हमला कर अपने सहयोगियों को आश्वस्त करें। अमेरिकी मीडिया के अनुसार नए परमाणु बम का वजन 360 किलोटन होगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 24 गुना बड़ा होगा। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका वजन 15 किलो टन था। वहीं जापान के नागासाकी में गिराए गए बम से नया बम 14 गुना बड़ा होगा। नागासाकी में गिराया गया बम 25 किलो टन का था। साथ ही नए बम में आधुनिक सुरक्षा सटीकता भी बेहतर होगी। अमेरिका का नया परमाणु बम बनाने का ऐलान ऐसे वक्त आया जब हाल ही में अमेरिका ने नेवादा के न्यूक्लियर साइट पर एक बड़े बम विस्फोट का परीक्षण किया है। वहीं रूस भी 1966 की उस संधि से बाहर आ गया, जिसके तहत दुनिया भर में परमाणु बम के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बताया जा रहा है कि नया बम पुराने B61-7 बम की जगह लेगा, जिसके चलते अमेरिका के परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि पहले से मौजूद जखीरा ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। आइए हम ब्रिटेन के बारे में बात करें। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुहेला ब्रेवरमैन ने फिलिस्तीन समर्थक रैलियों को नफरत भरे मार्च करार दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा पर इसराइल के हमलों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में बदमाशी तत्व देखे गए हैं जो जानबूझकर आपराधिक काम कर रहे हैं। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद ब्रेवरमैन ने यह टिप्पणी की। उन्होंने एंटी सेमिटिज्म के मुद्दे को संबोधित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां, विशेष रूप से मेट्रोपॉलिटन पुलिस और अन्य क्षेत्रीय ताकतों से अधिक प्रयासों का आह्वान किया। गृहमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद हज़ारों लोगों को सड़कों पर उतरते देखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि यहूदी लोगों के नरसंहार के बाद से हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे नक्शे से इसराइल को मिटाने के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन विरोध प्रदर्शनों की एक ही तरीके से बताया जा सकता है कि वे नफरत भरे मार्च है। वहीं नदी से समुद्र तक फिलिस्तीन मुक्त होगा वाले नारे पर ब्रेवरमैन ने कहा कि पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसे शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके साथ ही गृह मंत्री ने 10 अक्टूबर को सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडे प्रदर्शित करने के लिए पुलिस प्रमुखों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर झंडे आतंकवाद के समर्थन में लहराए जा रहे हों
तो यह वैध नहीं हो सकते। गौरतलब है कि हाल में हज़ारों फ़लस्तीनी समर्थकों ने ब्रिटेन में मार्च किया था, जिसमें हमास पर इजराइल के हमलों को समाप्त करने का आह्वान किया गया था। आइए हम जो रूस से खबरें आ रही हैं उसके बारे में बात करें। रूस में रविवार को एक अजीब व गरीब घटना घटी। यहाँ इजरायलियों और यहूदियों की तलाश कर रही भीड़ ने दागिस्तान स्थित एक हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। ये घटना इसलिए घटी क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि यहूदियों से भरा विमान यहाँ उतरने वाला है। वहीं दागिस्तान के गवर्नर ने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ किस तरह से धार्मिक नारे लगाकर दरवाजे और बैरिकेड को तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कई रनवे पर जा पहुंचे, जिसके बाद रूस की विमानन एजेंसी रोसाविलास्तिया ने घोषणा की कि इस हवाई अड्डे की तरफ आने वाली और जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कई लोगों को चोटें आई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कितने लोग और किसे चोटें लगी है। वीडियो में प्रदर्शनकारी को तख्ती लिए हुए देखा जा सकता है, जिस पर लिखा है, दागिस्तान में बच्चों के हथियारों के लिए कोई जगह नहीं है। अन्य वीडियो में हवाई अड्डे के टर्मिनल के अंदर भीड़ को दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, कि स्टाफ के सदस्यों ने रोकने की कोशिश की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से रविवार शाम एक बयान में कहा, उम्मीद है कि रूसी अधिकारी सभी इजरायली नागरिकों और सभी यहूदियों की रक्षा करेंगे और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आइए हम इजराइल और हमास के बारे में भी और बात करें। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर से ही गाज़ा में ताबड़तोड़ बमबारी का दौर चला रखा है। हवाई हमलों के बाद इजरायल ने इस हफ्ते गाज़ा में ज़मीनी सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़मीनी आक्रमण को युद्ध का दूसरा चरण करार दिया है। इजरायली रक्षा बलों IDF के टैंक गाज़ा की ज़मीन पर उतर गए हैं और उत्तरी गाज़ा में तेज़ी से हमले कर रहे हैं। गाज़ा में ज़मीनी हमले के बाद अब इजरायली सेना आगे क्या करने जा रही है, इसका अगला कदम क्या होगा। मंगलवार को इजरायली टैंक गाज़ा शहर की सीमा तक पहुंच गए। कई टैंक गाज़ा शहर के दक्षिण किनारे पर जैतून जिले में घुस गए, जिसने फिलिस्तीन के उत्तरी भाग को दक्षिण से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क भी कट गई। गाज़ा के सलाह अल-दीन रोड पर इजरायली टैंक पहुंचने के बाद ये अटकलें तेज हो गई कि ये गाज़ा शहर पर आगे बढ़ने का हिस्सा हो सकता है। इस इलाके में टैंकों के घुसने के बाद गोलाबारी की भी बात सामने आई है। गाज़ा में हमास सरकार कार्यालय के प्रमुख सलामा मारूफ ने कहा कि इजरायली टैंक गाज़ा शहर के बाहरी इलाके से पीछे हट गए हैं। गाज़ा पट्टी में इजराइल को कोई ज़मीनी बढ़त नहीं है। सलाह अल-दीन स्ट्रीट पर जो हुआ वह कब्जे वाले सेना के कुछ टैंकों और एक बुलडोजर का आक्रमण था। फिलहाल सलाह अल-दीन रोड पर सेना के वाहनों की कोई मौजूदगी नहीं है और आवाजाही सामान्य है। इजरायली सेना का कहना है कि उसके ज़मीनी सैन्य अभियान में दर्जनों हमास लड़ाकों को मार गिराया गया है, जिसमें 4 सीनियर कमांडर थे। सेना ने बीते 2 दिनों में हमास के 600 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हथियार डिपो, दर्जनों एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन और हमास के इस्तेमाल में वाए जा रहे ठिकाने और मंच शामिल हैं। राइटर्स ने सैन्य विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि 200 से ज़्यादा बंधकों की रिहाई की बातचीत को खुला रखने के लिए इजरायली सेना गाज़ा में अपनी ज़मीनी अभियान को धीरे धीरे बढ़ा रही है। गाज़ा में ज़मीनी स्ट्राइक के पहले दिन इजरायली सैनिकों ने जो सावधानी दिखाई है वो बीते 3 हफ्तों के हवाई हमलों से अलग है। इजरायल के रक्षा खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख अमोस यार्डलिन का कहना है कि अभियान यह इंच दर इंच, मीटर दर मीटर है। हम नागरिकों को नुकसान पहुँचाने बिना हमास आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार मार्क रगबे ने सेना के गाज़ा पट्टी में आगे बढ़ने की बात पर सीधे कमेंट से बचते हुए कि हमास को खत्म करते हुए बंधुओं को बचाना हमारी प्राथमिकता है। आइए अब हम थाईलैंड सरकार की नई घोषणा के बारे में जानें। थाईलैंड सरकार ने अपने देश आने के लिए भारतीय नागरिकों को एक खास ऑफर दिया है। वे भारतीय नागरिक भी थाईलैंड जा सके जिनके पास वीज़ा नहीं है। थाईलैंड सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि नवंबर 2023 से अगले साल के मई महीने तक भारतीय नागरिक उनके देश में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। 6 महीने तक ये वीज़ा छूट जारी रहेगी। भारत के साथ साथ ताइवान के यात्रियों के लिए भी थाईलैंड ने वीज़ा आवश्यकताओं में छूट दी है। थाई सरकार ने घोषणा ऐसे समय की अब थाईलैंड में हाई टूरिज्म सीजन का समय शुरू होने जा रहा है। इस कदम के पीछे का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को अपने देश की ओर आकर्षित करना है। इस साल मलेशिया, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत पर्यटन के लिए थाईलैंड का चौथा सबसे बड़ी सोर्स मार्केट बनकर उभरा है। इस साल करीब 12 लाख भारतीय थाईलैंड पहुंचे हैं। थाईलैंड सरकार के प्रवक्ता चाई वाचोरेंग ने कहा कि भारत और ताइवान से आने वाले लोगों को 30 दिनों की अवधि के लिए बिना वीज़ा थाईलैंड में रहने की अनुमति दी जाएगी। थाई सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान $25 अरब का है। हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में फैसला लिया गया है। थाईलैंड ने 2019 में चीनी नागरिकों के लिए भी वीज़ा नियमों में छूट दी थी, जिससे थाईलैंड पहुंचने वाली चीनी पर्यटकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई थी। श्रीलंका ने भी दी है छूट। थाईलैंड के अलावा श्रीलंका सरकार भी भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा नियमों में ढील दे चुकी है। 24 अक्टूबर को श्रीलंका विदेश मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 31 मार्च 2024 तक अपने देश में भारतीय पर्यटकों की वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला किया है। श्रीलंका ने भारत के अलावा भी 6 देशों के पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलती है कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।